करीब 500 साल पहले 1494 में जिसको स्टार्ट करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? लुका पैसियोली, जिनको फादर ऑफ अकाउंटेंसी भी बोला जाता है। चलेगा यहाँ तक किसको दिक्कत है? अगर अकाउंटिंग देखें तो अकाउंटिंग में पहला दिन अगर कोई बच्चा पहला क्लास अटेंड किया था तो हम ऐसे 3 ठो अंडा बनाए थे, है ना? और इसके ऊपर पूरा सवाल क्या किया गया था, डिस्कस किया गया था। सबसे पहले क्या आता है? बुक कीपिंग, फिर आता है अकाउंटिंग और फिर आता है अकाउंटेंसी, है ना? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग एकदम स्टार्टिंग फॉर्म है किसका? अकाउंटिंग का, है ना? मतलब प्राइमरी स्टेज है अकाउंटिंग का, किसको बोलते हैं? बुक कीपिंग। जिसमें क्या काम आता है? पहले मेजर करना कि ट्रांजैक्शन पैसा में है या नहीं। अगर ट्रांजैक्शन पैसा में है, इवेंट पैसा में है, तो उसको रिकॉर्ड करना, उसको लेजर में पोस्टिंग करना और लास्ट में प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस करना। यहाँ पे काम खत्म हो जाता है किसका? बुक कीपिंग का। तब काम स्टार्ट होता है किसका? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का काम कहाँ से स्टार्ट होता है? आफ्टर कंप्लीटिंग द, है ना, ट्रायल बैलेंस खत्म होने के बाद। ट्रायल बैलेंस खत्म होने के बाद क्या बनाता है अकाउंटिंग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बनाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स ऑफ अकाउंट। ये चार चीज मिलके क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग किया क्यों जाता है? फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए। किसके लिए किया जाता है? फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए, ताकि पता चल सके कि साल भर में हम लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किया है कि लॉस में कंपनी गया है। कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन पता किससे चलता है, ये बताओ? पोजीशन पता चलता है बैलेंस शीट से। पोजीशन पता चलता है बैलेंस शीट से, जबकि परफॉर्मेंस पता चलता है किससे? प्रॉफिट एंड लॉस से। क्या चीज? परफॉर्मेंस पता चलता है किससे? प्रॉफिट एंड लॉस से। ये सब चीज पढ़े थे हम लोग। फिर क्या पढ़े थे हम लोग? कि अकाउंटिंग का कितना ब्रांच होता है, पढ़े थे ऐसा कुछ। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। बट बुक कीपिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या फिर अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। कौन? बुक कीपिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्या पार्ट नहीं है किसका? अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। कौन? बुक कीपिंग। चलेगा यहाँ तक? एक प्रॉपर हम लोग स्टेप वगैरह भी पढ़े थे कि अकाउंटिंग का स्टेप क्या क्या होता है, कैसे कैसे किया जाता है ना? फिर अकाउंटिंग अगर देखा जाए, अकाउंटिंग में पहला काम क्या होता है? मेजरिंग। और उसके बाद क्या काम होता है बोलो? रिकॉर्डिंग। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, उसके बाद रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है? डिफिनेशन किसी को याद है अकाउंटिंग का? बोलो डिफिनेशन। Recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting of financial information to communicate to its user, तो लास्ट स्टेप क्या होता है इसका? कम्युनिकेट करना। क्या करना? कम्युनिकेट करना। किसके साथ कम्युनिकेट करना? यूजर्स के साथ। किसके साथ कम्युनिकेट करना? यूजर्स के साथ। यूजर्स कितने टाइप के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर वो होते हैं जो बिजनेस में रह के बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर बिजनेस के अंदर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल यूजर कौन होता है? जो रहता तो बाहर है ना, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, मेरे कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या कर रहा है? ध्यान लगाए हुआ है, केंद्रित किया हुआ है। लाइक कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो गवर्नमेंट, डेटर, क्रेडिटर, है ना, बैंकर, इन्वेस्टर, ये सब। इंटरनल यूजर का कुछ एग्जांपल देखें तो डायरेक्टर, ऑनर, मैनेजर, अरे हो गया डायरेक्टर तो सीईओ, सीईओ, डीओ, और क्या था? एक एम्प्लॉय, है ना। दीज ऑल आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। कितने टाइप के यूजर्स? इंटरनल एंड एक्सटर्नल्स। क्या हम लोग अकाउंटिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं? दो बेसिकली मेथड सीखे थे ना हम लोग, दो रूल हम लोग यूज सीखे थे, है ना। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद है? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या था रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में? इसका बेसिकली दो मेथड होता है अकाउंटिंग करने का। एक होता है ब्रिटिश मेथड से, ब्रिटिश रूल को इंग्लिश रूल भी बोला जाता है। किसको क्या बोला जाता है?
ब्रिटिश रूल को इंग्लिश रूल भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है बोलो? हाँ हाँ समझ गए, बोलो। गोल्डन रूल, है ना? और क्या बोला जाता है? ट्रेडिशनल रूल। इसमें कितने अकाउंट में बांटा जाता है? कल परसों का बात बताए, है ना? कल नहीं, कल का बात है ना? एसएमएस में पढ़ाने गया था, ठीक है? कोई बच्चा था, अब एक अकेला बच्चा आया था, खाली वो मेरे पास नहीं पढ़ता, कहीं और पढ़ता। उसको बोले एक काम करो, एमसीक्यू टिक आउट करो। तब तक बैठा हुआ है, क्या करो? एमसीक्यू टिक आउट करो। 10 गो एमसीक्यू दिए उसको। कितना एमसीक्यू दिए? उसका एगो एमसीक्यू सही हुआ। सब मारा है तुक्का पे, सब मारा है। लाइक कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? पर्सनल, नहीं पता उसको, है ना? पूछा था कि नॉमिनल अकाउंट इसमें से कौन सा है? कैपिटल, ड्रॉइंग, परचेज और कार। परचेज, है ना? तो बेसिक बेसिक जैसे डब्ल्यूपी वाला का क्या है, ये लोग बेसिकली माइंडसेट रखा है किसके ऊपर? सिर्फ एमसीक्यू के ऊपर। तो ज्यादा डीपली पढ़ा है तुम लोग। सीबीएसई वाला कैसे पढ़ रहा है? वो लोग ऊपर ऊपर पढ़ रहा है, डीप में जाने का कोशिश ही नहीं, क्योंकि उसको तो डीप में आएगा ही नहीं ना एग्जाम में। इवन हम भी जो टीचर है, हम भी उसमें एमसीक्यू उतना ज्यादा डीपली पढ़ा, किसमें ज्यादा डीपली पढ़ा रहे हैं? डब्ल्यूपी में। कि जैसा देवता वैसा पूजा, जैसा देवता। ऑब्वियसली है कि कुछ देवता ऐसे होते हैं जो शराब से खुश होते हैं, और कुछ देवता ऐसे होते हैं जिसको फल फूल से क्या किया जाता है? खुश किया जाता है, जैसे शनि देव, है ना? या फिर कौन था भूतनाथ है ना, कहाँ है वहां पे शराब दिया जाता है ना? ये जा गया, ये गया भगवान को सटाया, अपने पी गया, बोला प्रसाद है, क्या है ना शुभम? अकाउंट कितने टाइप के? 3 टाइप के, है ना? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अच्छा, यहीं से याद आया था मेरे को, उसमें एक क्वेश्चन आया था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द विच ब्रिटिश रूल इज फॉलोड, है ना? पर्सनल हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हैं, सब कोई जानता है, खाली वो नहीं जानता था। वो लिख रहा है नॉमिनल, क्या लिख रहा है? एक हो सकता है गधा, एक होता है गधा मैक्स प्रो। क्या चीज? अगर तुम कॉमर्स पढ़ रहा है, तुमको गोल्डन रूल नहीं आ रहा है ना? तो अच्छा रहेगा कि एगो चम्मच में पानी लो, और उसमें फटाक से ना डूब के मर जाओ, है ना? फटाक से ना डूब के क्या हो जाओ, क्योंकि प्रश्न गोल्डन क्या पढ़ रहे हो, तो कुछ मत बोलो, कॉमर्स मत बोलो, खाली बोलो गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या बोल रहे हो? बोला क्या लिए हो? तो बोला कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल रिसीवर डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं। कम्स इन डेबिट करते हैं, गोज आउट क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, इनकम को क्रेडिट करते हैं। ये कौन सा रूल था? ट्रेडिशनल रूल बोलो, ब्रिटिश रूल बोलो, गोल्डन रूल बोलो, पतिया इज सेम। जबकि एक होता है मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल में टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मॉडर्न रूल को अमेरिकन रूल भी बोला जाता है, डायमंड रूल भी बोला जाता है। इसके अंदर में क्या क्या होता है? एसेट्स होता है, एक्सपेंसेस होता है, इनकम होता है, लायबिलिटी होता है और कैपिटल होता है। ये तीनों बहन है, ये दोनों भाई है। खर्चा कितना भी कर लेंगे, इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ये लोग उल्टा है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। चलेगा ये पढ़े थे हम लोग। फिर हम लोग कुछ पढ़े थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल के। क्या पढ़े थे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोल के। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है बोलो? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिससे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है ना, कंपेयर करने में इजी पड़े, है ना? रिलायबिलिटी उस पे ज्यादा बेस हो, जिसपे भरोसा ज्यादा किया जा सके। अब सपोज करो कि ये कुछ अलग तरीके से अकाउंटिंग कर रहा है, ये कुछ अलग तरीके से अकाउंटिंग कर रहा है, हम अपने मन से अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं होगा, तो आउटसाइडर के हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के किसी भी टाइप का कोई फीलिंग आने वाला नहीं है। कब फीलिंग आएगा? जब सबका सेम टाइप का क्या किया जाए, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाए, अकाउंटिंग मेंटेन किया जाए, तब जाके पता चलेगा कि किसका अकाउंटिंग प्रॉफिट में है और किसका अकाउंटिंग लॉस में है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जनरली इशूड बाय आईसीएआई। कौन इशू करता है? आईसीएआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये इशू करता है किस चीज को? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। जैसे अभी उन लोग का देखें हम क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद, शेरापल्ली विवेकानंद का
उसमें क्या था, उसमें एक क्वेश्चन यही आया था कि इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय, ऑप्शन दिया था आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नन ऑफ दिस। अब बच्चा सोचेगा नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, आरबीआई हो सकता है, पैसा वैसा इशू करता है, ये क्या पता है एएस भी इशू करता है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो जो कंफर्म है वो श्योर होगा कि भैया आईसीआई का नाम तो दिया ही नहीं है, तो आंसर विल बी नन ऑफ दिस। देखना कोई कोई टीचर जो है घुमाने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा भी गद्दारी कर सकता है, तो उसके लिए तुम थोड़ा सा क्या रहेगा, सचेत रहेगा। क्या रहेगा, सचेत रहेगा। फिर क्या था, क्या बोल रहे थे, बोलो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, आईसीएबी, है ना, क्या था बोलो, आईएसएबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। उसका पहले नाम क्या था, आईएएससी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काउंसिल। कब पास हुआ तो 1972 था, 1 था, 3 था, 3 था सर, है ना। जो व्यू वो ऑलरेडी तुम लोग को आया हुआ है ना। सारा जितना तुमको हम एमसीक्यू वगैरह कराए हैं और सारा वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर कोई वीडियो बाई चांस मिस होगा, है ना, तो तुम लोग मेरे से क्या कर लेना, पूछ लेना। हम अभी क्या कर रहे हैं, रिकेप कर रहे हैं, एक बार चैप्टर याद दिला दे रहे कि क्या क्या चैप्टर पढ़ना है। हम और कुछ ज्यादा ऐसा मत करना कि कुछ भी स्किप करना। उतना सारा वीडियो है, देखना थोड़ा सा क्या है तुम्हारे लिए मुश्किल है। लास्ट का 4-5 वीडियो है ना, लाइक थ्योरेटिकल पोर्शन वाला जो कराए, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, फिर जाके रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ाए थे, है ना। लास्ट में जो एमसीक्यू टेस्ट लिए थे तुम लोग को याद है ना, वो सब एमसीक्यू चेक करके जाना, समझ रहे हो समझी, है ना। वो सब एमसीक्यू पढ़ के जाना, वो सब में से आ सकता है, ठीक है। इशारा नहीं दे दिया, मतलब कि हम वैसा टाइप का ही क्वेश्चन दिए, वही नहीं हो। अरे वो लोग पेपर लेके आएगा, चेक कर लेना, वही नहीं हो। वॉट एवर, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें मेरा नाम मिलेगा, तो मेरा नाम कभी तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में मिला है, क्या बोले फिर से बोलो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या चीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है, आईसीएआई। कौन इशू करता है, आईसीएआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये सब पढ़े थे हम लोग। फिर एक चैप्टर पढ़े थे हम लोग, कौन सा बोलो, जो चैप्टर सबसे ज्यादा दिक्कत किया था तुम लोग को, कॉन्सेप्ट पढ़े थे। चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट बताते हैं। कॉन्सेप्ट में बेसिकली अगर तुम ध्यान दो, है ना, कॉन्सेप्ट के लिए ना बेसिकली अगर तुम ध्यान दो तो 2-4 कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मैंने टीचर के दिमाग में रहता है। बीइंग अ टीचर हमको क्या क्या जैसे कॉन्सेप्ट पूछना होता है, तो कौन कौन सा कॉन्सेप्ट मेरे जल्दी जहन में आता है कि हाँ इसको तो पूछ के देखो, मुंह पे मारो एकदम बच्चा छितरा जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पहला आता है इंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा, एज पर दिस कॉन्सेप्ट, एज पर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से अलग है। एंड बिजनेस ट्रीट्स इट्स बिजनेसमैन एज अ क्रेडिटर ऑफ बिजनेस। क्या ट्रीट करता है, क्रेडिटर ऑफ बिजनेस। फिर आता है तुम्हारा दूसरा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, going concern concept. Under this concept, under which concept, under going concern concept, business will run for infinite period of time, so we record all our assets at cost price. किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। किसको, एसेट्स को। कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी लगभग ऐसे ही बोलता है कि एज पर दिस कॉन्सेप्ट वी विल रिकॉर्ड ऑल आवर फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स एट देयर कॉस्ट प्राइस, एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्राइस, या फिर एक्विजिशन प्राइस, या फिर परचेज प्राइस, है ना। कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है। अच्छा, एक आता है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, एकदम श्योर रहना, तुम जितना हम बता दे रहे हैं ना 4-5 हो, इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, देखना तुम्हारा आंसर आएगा ना। अगर सपोज करो कि कुछ क्वेश्चन पूछा, है ना, और ऑप्शन में इसी में से कोई एक ऑप्शन है, मान लेना कि वही आंसर होगा, मतलब बाकी का 3 को नहीं समझ पा रहा, लेकिन एक चौथा जो है इसी में से ऑप्शन कुछ दिखाई दे रहा है, तो उसी को टिक आउट कर देना, जरूर है कि उसी में से मैच करेगा। कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं पॉपुलर कॉन्सेप्ट है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है। कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट बोलता है एज पर दिस कॉन्सेप्ट वी मस्ट रिकॉर्ड ऑल आवर प्रोबेबल लॉसेस,
हम लोग को सारा अपना प्रोबेबल लॉस को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, बट वी नेवर रिकॉर्ड एनी प्रोबेबल गेन। सागर देखेगा इधर, कैप भेजे, कैप फेंको वापस से। अभी फेंकने को बोले, मारने के लिए थोड़ी बोले हैं। राहुल कैप है वहां पे, दो तो क्या बोल रहे थे फिर से बोलो, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। एज पर दिस कॉन्सेप्ट वी मस्ट रिकॉर्ड ऑल आवर प्रोबेबल लॉसेस, बट वी नेवर रिकॉर्ड एनी प्रोबेबल गेन। एनी प्रोबेबल गेन, कभी भी प्रोबेबल गेन को रिकॉर्ड नहीं करना है, प्रोबेबल लॉस को रिकॉर्ड करना है। किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से? कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट का एक दूसरा नाम भी है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, है ना। ये इतना इंग्लिश नहीं बोल के ये छोटा सा वर्ड बोल देता है, मतलब रिश्ता वही सोच नहीं, है ना। रिश्ता वही सोच नहीं, मतलब वही है, मतलब वही है। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर कोई चीज हम कॉस्ट खरीदे हैं लेकिन उसका मार्केट प्राइस कम हो गया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट प्राइस मींस नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम हो गया, खरीदे 10,000 में, मार्केट में 8,000 हो गया है, तो बाबू तुम 8,000 में दिखाओ कि तुम्हारे पास जो एसेट्स है वो 8,000 का है। कितना का है? तुम खरीदा 10,000 में, मार्केट में उसका डिमांड बढ़ गया, उसका दाम हो गया 18,000, बाबू तुम 10,000 पे दिखाओ, जब बेचेगा तब 18,000 पे दिखाओ। मैंने हम लोग को हर एक केस में लॉस में दिखाना है। क्या दिखाना है? प्रॉफिट में दिखाने से क्या फर्क पड़ता है भैया? प्रॉफिट में दिखाने से क्या होता है कि हम अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल दिखाएंगे तो बाहरी लोग आसानी से इन्वेस्ट करने लगेंगे हमारे बिजनेस, है ना। हो सकता है कि हम चकमा देके उन लोग को ठग के निकल जाए, है ना। क्योंकि तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि नहीं, हम लोग को लॉस दिखाना है, दूसरे लोगों को अपनी बुराइयां क्या कर दो, बता दो। फिर भी कोई एक्सेप्ट कर ले रहा है तो बढ़िया है ना। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लात मार के चल जा रहा है, तो इग्नोर कर दो, है ना। हम पर्सनल लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं तुमको, समझा रहे हैं। क्या रो रहा है तुम? है ना। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। क्वेश्चन पूछ रहा है, एज पर कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वी रिकॉर्ड आवर एसेट्स एट विच प्राइस? कॉस्ट प्राइस की मार्केट प्राइस की विच एवर इज लोअर? आंसर इज विच एवर इज लोअर, दोनों में जो छोटा होगा वो। एक होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? मैचिंग इज डन बिटवीन, मैचिंग किसके बीच में किया जाता है? एसेट्स लायबिलिटी में कि डेबिट क्रेडिट में कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग में? लास्ट वाला ऑप्शन, नन ऑफ दिस। क्या होगा? डेबिट क्रेडिट में कि एसेट्स लायबिलिटी में कि और क्या बोले थे हम, ओपनिंग क्लोजिंग में कि नन ऑफ दिस? बोले ना टीचर घुमा सकता है तुमको, द आंसर इज नन ऑफ दिस। मैचिंग इज डन बिटवीन, कौन बताएगा? आदिति क्या बोले, बोलो। हाँ, मैचिंग इज डन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंसेस, मतलब वी मस्ट रिकॉर्ड ओनली दोज एक्सपेंसेस विच हैज रिलेटेड टू जनरेट आवर इनकम। हमको उसी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है जो हेल्प किया है मेरे को इनकम जनरेट करने में। अगर इनकम जनरेट नहीं हुआ है और वो एक्सपेंसेस को हम पहले से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, है ना। अगर इनकम जनरेट हो चुका है और खर्चा लिखे नहीं है, खर्चा पेड नहीं हुआ है, तो भी हमको दिखाना पड़ेगा। देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। कितना फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है? 3। कौन कौन सा? फंडामेंटल, मेंटल से याद है, सब कुछ ठीक है ना? मेंटल हेल्थ ठीक है ना? फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कितना है? 3। कौन कौन सा? बोल भाई, मेंटल कौन कौन सा? एग्जाम दे के आ गया, पता नहीं है इतना? दिखा दे कॉपी में, पक्का होगा क्वेश्चन अगर अच्छा मास्टर बनाया हो। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस 3 होता है। एक होता है गोइंग कंसर्न, कितना बार ये चीज पढ़ा है ना, खुद ही लगता है कि कितना बार एक ही चीज को पढ़ा है। एक्रूअल बेसिस और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को कोई एक्सप्लेन करेगा? क्या होता है कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी मींस वी फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, आवर प्रिंसिपल्स, आवर प्रोसीड्यूर, है ना, इन अ सिमिलर वे ईयर बाय ईयर। हर एक साल सेम चीज को क्या किए जा रहे हैं? यूज किए जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। क्या चीज? कंसिस्टेंसी। नॉर्मली जब अभी अभी का तो टाइमिंग ऊपर नीचे हो रहा है ना। जब नॉर्मल क्लासेस चलता था तो क्या होता था? 3:30 बजे वाला बैच 3:30 बजे से होता था और 6:30 बजे वाला बैच 6:30 बजे से। उसके लिए मैसेज करने का जरूरत भी नहीं था। अभी क्या करना पड़ा? टाइम ऊपर नीचे हुआ है, कंसिस्टेंट नहीं है हम लोग। क्या नहीं है?
कंसिस्टेंट। तो हम अपने यूजर्स को पहले से क्या कर दे रहे हैं, इन्फॉर्म कर दे रहे हैं कि बैच 4 बजे से होगा, कि बैच 5 बजे से होगा, कि कितने बजे से बैच होगा, उस हिसाब से टाइमिंग क्या कर दिया जा रहा है, कंफर्म कर दिया जा रहा है। चलेगा यहाँ तक? क्या क्या बोले फिर से बोलो, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल बेसिस एंड कंसिस्टेंसी। क्या चीज? कंसिस्टेंसी। एक आता है वैल्यूएशन प्रिंसिपल। क्या चीज? वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। कुछ कुछ बच्चा बोल रहा था कि समझ में नहीं आ रहा क्या है भैया, खाली खाली बता देते तो अच्छा रहता। यही एक चैप्टर है जो आप कराए नहीं है, ठीक। हम उसका एमसीक्यू करवा दिए, तुम लोग बोल रहा है कि नहीं चैप्टर नहीं हुआ, चैप्टर कराइए तब ना एमसीक्यू। वैल्यूएशन ऑफ प्रिंसिपल, इसको थोड़ा सा ना हम टानेंगे, समझो। बेसिकली 4 मेथड है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मींस व्हाट? एसेट्स को किस प्राइस पे अपने एसेट बुक में लिखना है। वैल्यूएशन प्रिंसिपल मींस एसेट्स को किस प्राइस पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना है, मेंशन करना है, दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन प्रिंसिपल। क्या बोला जाता है उसको? एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? नाम से ही पता चल रहा है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस प्राइस पे हम लोगों ने परचेस किया था, जिस प्राइस पे हम लोगों ने परचेस किया था, उस प्राइस पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एसेट्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यूएशन मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसको और दूसरा नाम क्या हो सकता है, परचेस प्राइस। क्या बोल सकते हैं? और क्या नाम हो सकता है, एक्विजिशन कॉस्ट, है ना, या कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट तो है ही, हिस्टोरिकल कॉस्ट तो है ही। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड बोले, थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड बोलो, या परचेस प्राइस बोलो, या फिर एक्विजिशन कॉस्ट बोलो, तीनों का मेथड यही होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग अपने एसेट्स को, खास करके बड़े एसेट्स को, फिक्स एसेट्स को कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं। मतलब कि जिस प्राइस पे हम लोगों ने खरीदा होता है उस एसेट्स को, उसी प्राइस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। एक होता है रियलाइजेबल कॉन्सेप्ट या रियलाइजेबल कॉस्ट प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि अगर कंपनी डूबने वाली है ना, क्या होने वाली है, डूबने वाली है, या लिक्विडेट होने वाली है, वर्ड याद रखना, क्या वर्ड, लिक्विडेट होने वाली होती है, तो वो अपने एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करती है। मतलब कि उसको बेच के जो रियलाइज होगा उस वैल्यू पे, अभी बेचा गया है कि नहीं बेचा गया है, नहीं बेचा गया, लेकिन जितना में बेचा जा सकता है उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। क्या बोलते हैं? तो मार्केट वैल्यू जो चल रहा है उस प्राइस पे रिकॉर्ड करें। सपोज करो कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, हम खरीदे तो थे 5 लाख, लेकिन वो चल रहा है मार्केट में 15 लाख। तो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो हम लोग को दोनों में से छोटा लिखना चाहिए, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। लेकिन अगर कंपनी डूब रही है, लिक्विडेट हो रही है, तो उसको रिकॉर्ड होगा रियलाइजेबल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से? रियलाइजेबल कॉस्ट के हिसाब से, मार्केट वैल्यू पे। किस वैल्यू पे? ये कब होता है? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। फिर क्या आता है तुम्हारा, एक आता है करेंट कॉस्ट मेथड। ये थोड़ा सा ध्यान से रखो। हम कोई सामान है वो 5 लाख में परचेज किए थे, आज से 2 साल पहले, 2 साल पहले कितना में खरीदे थे, 5 लाख में खरीदे थे। लेट सपोज कि कोई एक बिल्डिंग था जो हम 5 लाख में खरीदे थे। जनरली हम क्या करते हैं, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 10% से देते हैं। कितना से देते हैं? तो हम बिल्डिंग खरीदे आज से 2 साल पहले। कितना साल पहले? कितना में खरीदे? 2 साल से हम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बिल्डिंग को? करेंगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 50,000 करके। तो टोटल 1 लाख का चूना लग चुका है, तो बचा कितना लाख? 4 लाख। ये तो नॉर्मल हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? लेकिन आज 2 साल बाद यही बिल्डिंग का मार्केट वैल्यू जो है ना, 8 लाख रुपीज हो गया है। तो क्या मेरा मार्केट वैल्यू मतलब नया खरीदते तो 8 लाख, क्या मेरे पास जो बिल्डिंग है वो नया है? नहीं। कितना साल पुराना है? तो 2 साल पुराना है। मतलब कि जो भी कोई खरीदेगा तो बोलेगा कि आप 2 साल से यूज किए हैं, इसमें डैमेज हो गया है, या फिर लीक हो रहा है, या फिर क्या बोलते हैं, कुछ भी स्पॉइलेज हो गया वगैरह वगैरह कुछ भी। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा वो। 8 लाख के हिसाब से अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा तो 80,000 का अगर 2 बार डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा तो 160 चला गया। तो इस हिसाब से
क्या मार्केट वैल्यू 6,40,000 है? नहीं, मार्केट वैल्यू 8 लाख है। मार्केट वैल्यू क्या है? 8 लाख। लेकिन चूंकि मेरा बिल्डिंग 2 साल पुराना है, 2 साल क्या है? हेलो, एसेट जो है ना, वो कहीं ना कहीं 2 साल पुराना है मेरे पास, तो 2 साल के हिसाब से तो थोड़ा बहुत तो डेप्रिसिएशन हो ही गया है। कितना का डेप्रिसिएशन हो गया? टोटल 1,60,000 का। और नया खरीदने जाएंगे तो 8 लाख में मिलेगा। क्या ये मेरा एकदम नया नया घर है? नहीं, 8 लाख कब मिलता? जब एकदम नया रहता तब। आज के हिसाब से अगर कॉस्ट देखा जाए तो मेरा 6,40,000 का एसेट्स है। कितना का एसेट्स है? इसको बोलते हैं करेंट कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या होता है? बड़ा एसेट्स को, फिक्स एसेट्स को हम लोग कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। रियलाइजेबल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बड़ा एसेट्स हो या छोटा एसेट्स हो, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे क्या किया जाता है? रिकॉर्ड। करंट कॉस्ट में क्या होता है? चाहे वो बड़ा एसेट्स हो, फिक्स एसेट्स हो, चाहे वो करंट एसेट्स हो, दोनों को ही करंट कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया जाता है। दोनों को ही किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा? और एक आता है प्रेजेंट वैल्यू। कौन सा वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? ये जनरली डिसीजन लेने में मेरे को क्या करता है? हेल्प करता है। कौन? प्रेजेंट वैल्यू। डिसीजन लेने में मतलब जैसे हम तुमको बोले कि तुम मेरे से अभी 1 लाख रुपया ले लो, या फिर आज से 1 साल बाद 1,06,000 रुपया ले लो। कितना? आज अभी हम तुमको कितना दे रहे हैं? 1 लाख तुमसे उधार लिए थे हम, तो रिफंड कर रहे हैं। बोले कि सुन, अभी एक लेगा तो 1 लाख देंगे, आज से 1 साल बाद लेगा तो 1,06,000 देंगे। तो कहीं ना कहीं तुमको दिखाई दे रहा है कि 6,000 रुपया ज्यादा मिल रहा है ना? तो कौन सा लेने में फायदा है? डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। मानो मार्केट में चल रहा है इंटरेस्ट 8% से। कितना परसेंट से? तो अगर 1 लाख रुपया आज इन्वेस्ट करते, 1 लाख रुपया 1 साल बाद 1,08,000 हो जाता, 1,08,000 हो जाता ना। कब? आफ्टर 1 ईयर। अगर हम इन्वेस्ट कर देते तो हम दे रहे हैं सिर्फ कितना? तो उस टाइम में चालाकी बोलेगा तुम कि भैया चुपचाप आप 1 लाख दे दीजिए, हम बैंक में इन्वेस्ट कर देंगे और मेरा 1,08,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लेकिन अगर मार्केट में रेट चल रहा है 4% से, जबकि हम दे रहे हैं तुमको 6% से 6,000 दे रहे हैं, तो हम ज्यादा दे रहे हैं ना तुमको, तो उस केस में तुम्हारे लिए कौन सा फायदेमंद है? तो फ्यूचर वैल्यू का आज के डेट पे क्या वैल्यू है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं? बताए थे एक कहानी, 15 और 15 का रूल होता है ना? 15,000 करके 15% से अगर 15 सालों तक डिपॉजिट करते रहेंगे तो हम करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन ये करोड़पति कब बनेंगे? आफ्टर 15 ईयर। लेकिन 15 ईयर के बाद वो 1 करोड़ का वैल्यू 1 करोड़ के बराबर रहेगा ही नहीं। आज जो वैल्यू 1 लाख है, याद करो कि एक जमाना था जब जब भी आईफोन लॉन्च होता था तो एक मजाक चलता था। मजाक क्या चलता था कि अब आईफोन खरीदने के लिए आपको किडनी बेचना पड़ेगा, लंग्स बेचना पड़ेगा, फेफड़ा बेचना पड़ेगा। अब ऐसा मीम्स तुमको सुनने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि परचेसिंग पावर जो है इंडियन का बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? आईफोन का प्राइस वही करीब करीब रह रहा है, 70,000 80,000 के आसपास रह रहा है ना? अब इंडियन जो है वो क्या कर ले रहे हैं? देख रहे हैं कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा के पास भी क्या है? आईफोन है। समझ रहा है तुम लोग? है ना? ठीक है, बहुत अच्छा। खुश हो गया होगा पूरा, अंदर से पूरा आत्मा जो है ना, अंदर में ज्वालामुखी फट रहा होगा वाह खुशी के मारे। तो क्या बोल रहे थे? जो भी हो, तो इस वजह से वैल्यू उसका क्या हो गया? सब कोई ले ले रहा है। इस वजह से परचेसिंग पावर क्या हो गया है? ज्यादा हो गया है, सबका खरीदने का पावर ज्यादा हो गया और अल्टीमेटली आईफोन का प्राइस जो है उस कंपेयर में क्या हो गया है? कम हो गया है। तब देखा जा रहा है कि कोई भी आदमी 10,000 रुपए जुगाड़ के 7-8 महीना में एक आईफोन खरीद ले रहा है। किडनी बेचने का जरूरत उसको नहीं है ना? तो ये क्या हुआ? प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ज्यादा हो गया है। प्रेजेंट वैल्यू अब क्या हो गया है? पहले के जमाना में 1 कट्ठा जमीन खरीदे, जैसे मेरा घर का जो जमीन था वो 50,000 रुपए में खरीदा गया था। आज की डेट में वही जमीन जो है 8 लाख रुपए में मिल रहा है। तो उस टाइम का 50,000 अभी का 8 लाख सेम है। क्या है? सेम है। गोल्ड जब मम्मी लोग क्या बोलते हैं, मम्मी लोग का शादी हुआ था तो उस टाइम में गोल्ड जो है 1,000 रुपीज का 10 ग्राम, आज 1,10,000 में 10 ग्राम मिलता है। तो उस टाइम का 1,000 रुपीज अभी का 1,10,000 सेम है। तो फ्यूचर वैल्यू को आज के डेट में प्रेडिक्ट करने को ही क्या बोला जाता है? प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोला जाता है? प्रेजेंट वैल्यू। चलेगा यहाँ तक? तो ये 4 मेथड होता है वैल्यूएशन प्रिंसिपल। कितना मेथड होता है? फिर हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे तुम्हारा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कौन सा? कितना टाइप का एरर होता है? बेसिकली 2 टाइप का एरर होता है।
एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लरिकल एरर, यही ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लरिकल एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लरिकल एरर, समझो एरर प्रिंसिपल क्या होता है? जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को सही तरीके से फॉलो ना किया जाए, मतलब भैया, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया जाए या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया जाए, तो इस टाइप के एरर को कौन सा एरर बोला जाएगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या बोला जाएगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल में बेसिकली क्या होता है? मशीन परचेज किए हैं और वेजेस में दिखा दिए, है ना, या फिर रिपेयर कराए बिल्डिंग का और बिल्डिंग में शो कर दिए, तो ये क्या था? ये था कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया गया, और ये था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको, तो इस टाइप के एरर को कौन सा एरर बोला जाता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या बोला जाता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लरिकल एरर क्या होता है? क्लरिकल एरर का बहुत सारा टाइप था ना। एक होता है एरर ऑफ ओमिशन, जैसे पोस्टिंग करना भूल जाना, रिकॉर्डिंग करना भूल जाना, ये सब क्या है? एरर ऑफ ओमिशन। रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी नॉट रिकॉर्डेड इन बुक, depreciation on machinery not recorded in book is a type of error of omission। ये क्या है? एरर ऑफ, एक होता है, सुनो, एरर ऑफ ओमिशन हो गया, एरर ऑफ मिस पोस्टिंग। राम की जगह पे श्याम में, श्याम की जगह पे राम में, सीता की जगह पे गीता के अकाउंट पे, गीता की जगह पे, लेकिन देखो राम को डेबिट करना था, श्याम को डेबिट कर दिया, लेकिन डेबिट ही किया है, क्रेडिट नहीं किया, है ना। राम को क्रेडिट करना था, श्याम को क्रेडिट कर दिया, अपोजिट नहीं किया है। अपोजिट करने पे क्या हो जाएगा? उसको बोला जाता है एरर ऑफ कमीशन। या तो रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अकाउंट मतलब क्या हुआ? जिसको डेबिट करना चाहिए हम और उल्टा उसको क्रेडिट कर दी, या फिर रॉन्ग अमाउंट, जहां किसी को 1250 लिखना चाहिए था 5210 लिख दिए। तो अगर रॉन्ग अकाउंट है या रॉन्ग अमाउंट है, दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर। जब दो या दो से ज्यादा गलती, जब दो या दो से ज्यादा गलती एक दूसरे की गलती को क्या कर दे? निगलेक्ट कर दे। क्या कर दे? निगलेक्ट कर दे। इस टाइप के एरर को क्या बोला जाता है? जैसे परचेज 2000 से रिकॉर्ड करना भूल गए, इधर सेल्स भी 2000 से रिकॉर्ड करना, तो डेबिट भी नहीं लिखे और क्रेडिट भी, और दोनों आपस में क्या हो गया? एडजस्ट कर लिया एक दूसरे के साथ, है ना। तो नेट प्रॉफिट हमारा उतना ही दिखाएगा जितना दिखाना चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर, जो एक दूसरे की गलती को क्या कर दे, है ना, निगलेक्ट कर दे या फिर नलिफाइड कर दे। चलेगा यहां तक? ये क्या था? एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। समझो, अब इसका तुम अगर हम देखें तो कुछ पहला 10-15 को एग्जाम्पल दिए थे तुम लोग को, है ना, याद है? तो 10-15 को एग्जाम्पल को ही क्या कर लोगे? प्रैक्टिस कर लोगे। उसी में से कोई क्वेश्चन पूछेगा किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, क्वेश्चन दे देगा, और उसमें से पूछेगा किस अकाउंट को डेबिट करेंगे किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। याद है ना, सस्पेंस जिसमें रहता है उसको नोट बोल के लिखते हैं, है ना, क्योंकि तुम्हारा सस्पेंस सिलेबस में नहीं है। तुम्हारा सिलेबस कहाँ तक है? बिफोर ट्रायल बैलेंस, बिफोर ट्रायल बैलेंस। और दूसरा बात, कोई और चैप्टर पढ़ो अच्छे से, चाहे मत पढ़ना, इस चैप्टर को आपस से अच्छे से क्या कर लेना। क्यों क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि ये सेमेस्टर 2 में भी है। किसमें है? तो किसमें पढ़ लिया तुम? 1 में तो पढ़ेगा ही, अब 1 में रिवीजन हो जाएगा तो 2 में करने में आसानी होगा। तो इसको तो बाकायदे अच्छे से कायदे से बैठ के क्या करोगे? एक आध वीडियो देख लोगे इसका, है ना। फिर क्या आते हैं, एक चैप्टर पढ़े थे हम लोग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कौन चैप्टर?
सुन लो 15-20 मिनट और सुन लो मेरा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ, है ना। पहला बात, इट इज अ टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कौन? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ टाइप ऑफ, जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। कोई भी चीज जिसको हम इजीली कैश में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट शुड बी कंसीडर्ड टू बी अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जैसे चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें अगर देखा जाए तो कुछ स्पेशल पर्सन है, जो पर्सन बिल बनाता है अगले पर्सन के ऊपर, उसको ड्रॉअर बोलते हैं। जो पर्सन एक्सेप्ट करता है उस बिल को, उसको ड्रॉई बोलते हैं। अब ये बिल वापस से रिटर्न इसके पास आता है, इसके पास 3 ऑप्शन है, इवन 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। एक तो अपने पास, है ना, अपने पास रख ले, तो उस केस में क्या होगा, टिल मैच्योरिटी वेट करेगा, 3 महीना 3 दिन होने का, 3 महीना का बिल है तो एग्जैक्टली 3 महीना के बाद नहीं पहुंच जाएगा, 3 एक्स्ट्रा डेज दिया जाता है। ये एक्स्ट्रा डेज किस चीज का दिया जा रहा है? इसको क्या बोलते हैं? ग्रेस डे। क्या बोलते हैं? तो 3 एक्स्ट्रा डे इज कंसीडर टू बी अ ग्रेस डे। 3 महीना इसलिए 3 दिन नहीं, 1 महीना होगा तो भी 3 दिन, 4 महीना होगा तो भी 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन ग्रेस डे दिया जाता है। कितना दिन का? सेकंड केस क्या है, अगर हम चाहें तो ये बिल को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। उस ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं इंडोर्स करना। क्या करना? इंडोर्स करना। चाहे तो बिल को हम डिस्काउंट करा सकते हैं बैंक से, है ना, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और इस पे जो डिस्काउंटिंग चार्जेस लगता है, दैट इज द एक्सपेंसेस ऑफ, किसका एक्सपेंसेस होता है? ड्रॉई का, सॉरी सॉरी सॉरी, ड्रॉअर का। किसका एक्सपेंसेस होता है? ड्रॉअर का। क्योंकि एक्सपेंसेस कौन बोला था वो डिस्काउंट कराने के लिए? ड्रॉई तो बोला नहीं था। ड्रॉई तो बोला, तो तुम अपने मन से गए थे बैंक के पास क्या कराने के लिए? एक्सपेंसेस कराने के लिए। इसलिए डिस्काउंटिंग चार्जेस इज द एक्सपेंसेस ऑफ ड्रॉअर। किसका एक्सपेंस है? अच्छा, लास्ट हो सकता है बिल फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। हम बैंक को बोल दिए कि टाइम आएगा तो जाकर बिल क्या कर लेना, कलेक्ट कर लेना, मेरे पास टाइम नहीं रहेगा या फिर मेरे को याद नहीं रहेगा। तो ये 4 केस हो सकता है। अब इस केस में अगर डिसऑनर हो जाए, क्या हो जाए? डिसऑनर हो जाए तो एक एक्स्ट्रा खर्चा पेड करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड नोटिंग चार्जेस। दिस नोटिंग चार्जेस इज एक्सपेंसेस ऑफ, दिस नोटिंग चार्जेस इज एक्सपेंसेस ऑफ ड्रॉई। किसका एक्सपेंसेस है? ड्रॉई। जो ड्रॉई क्या करेगा, बियर करेगा। पेड कोई भी कर सकता है, पेड ड्रॉअर भी कर सकता है, इंडोर्स भी कर सकता है, बैंक भी कर सकता है, बट अल्टीमेटली इसका बर्डन जो है वो किसके ऊपर पड़ेगा? ड्रॉई के ऊपर पड़ेगा। किसके ऊपर पड़ेगा? ड्रॉई के। बिल्स रिसीव कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल यूर नॉमिनल, पर्सनल यूर। पर्सनल अकाउंट होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। बिल्स पेबल पर्सनल अकाउंट ही है, ये क्रेडिट होता है बिकॉज ये एसेट्स होता है। और ये चले गए यहाँ तक, समझ में आ रहा है तुम लोग का? एनर्जी बता रहा है ना। और क्या इसको पूरा एंट्री बताएं? कुछ दिन पहले ही बताया था ना, है ना, वो वीडियो ऑलरेडी तुम लोग को भेजा हुआ है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, है ना, मैराथन टाइप का। उसको क्या कर लोगे तुम लोग? पढ़ लो।